माँ थोड़ी देर पहले ही लड़का देखकर आई थीं और अब बस उसकी तारीफ के पुल बांध रही थीं। उनकी खुशी की इंतहा नहीं रही थी क्योंकि लड़का डॉक्टर था और ये बात उनके लिए बहुत ही अहम थी। माँ ने एक ही शब्द में 4 बार ये बात बताई थी कि लड़का डॉक्टर है और अपना क्लिनिक चलाता है, साथ किसी बड़े हॉस्पिटल में नौकरी भी करता है। जब माँ की बात ख़त्म हुई तो मेरी तरफ देखकर कहने लगी, तुझे क्यों चुप्पी लग गई है? इतना अच्छा लड़का मिलने पर भी तेरे चेहरे पर खुशी नज़र नहीं आ रही है। मैंने माँ से कहा कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये लड़का डॉक्टर है, इतने बड़े घराने से है, फिर हम जैसे गरीबों के घर रिश्ता लेकर क्यों आया है? उसे तो कोई भी पढ़ी लिखी अपने जैसे अमीर लड़की मिल सकती थी, फिर उसे हमारे घर रिश्ता क्यों करना है? मेरी बात सुनकर माँ ने सर पकड़ लिया और कहने लगी, कोई घड़ी कबूलियत की भी होती है, इसलिए अपने मुंह से अच्छी बात निकाला कर। ऊपर वाले ने तेरे लिए अगर अच्छा रिश्ता भेज ही दिया है तो शुक्र अद कर। इस तरह की नाशुक्री करके तू रब को नाराज़ कर रही है। हो सकता है कि तेरी कोई बात उसे पसंद आ गई हो। जब भी उसने रिश्ता भिजवाया हो उसकी बहन तो यही कह रही थी कि भाई ने सबा को कहीं देखा था और बस तभी कह दिया था कि वो शादी तो सबा से ही करेंगे। कि ये कहकर माँ मुस्कुरा उठी और मेरी बलाएं लेने लगी और मैं सोच में पड़ गई कि मैं उस डॉक्टर को कहाँ मिली थी, क्योंकि मैं तो कभी भी उसके क्लिनिक में गई नहीं थी और ना ही उसे पहचानती थी। फिर उसने मुझे कहाँ देखा था? माँ कहने लगी, जब शादी होगी तो उससे पूछ लेना कि उसने तुझे कहाँ देखकर पसंद किया था। अभी तो इस बात पर खुश हो जा कि तेरा रिश्ता पक्का हो गया है, और जब ख़ानदान वालों को पता चलेगा कि तेरी शादी डॉक्टर से हो रही है तो सब के सब जल भुन जाएंगे। ये कहकर माँ की खुशी की इंतहा न रही। मैं यही तो चाहती थी कि मेरा रिश्ता किसी बड़ी जगह पर हो और सारा ख़ानदान देखता रह जाए कि मैमूना ने अपनी बेटी का रिश्ता कितनी अच्छी जगह पर किया है। दरअसल इसके पीछे भी एक वजह थी। माँ चाहती थी कि मेरी शादी मेरी फुप्पो के बेटे से हो जाए। वो इंजीनियर था, मगर जब यही बात माँ ने बातों बातों में फुप्पो के सामने की तो वो गुस्से से खड़ी हो गई और कहने लगी, भाभी, अपनी हैसियत देख कर बात करनी चाहिए इंसान को। मैं तो ये सोचकर आपके घर आ जाती हूँ कि आप मेरे भाई की बेवा हैं और अपनी अनाथ भतीजी के ख्याल से मैं कुछ खाने पीने का सामान भी ला देती हूँ, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि मैं सबा को बहू ही बना लूँगी। मेरा बेटा इंजीनियर है, उसे लड़कियों की क्या कमी है? एक से बढ़कर एक बहू मिल जाएगी मुझे तो फिर सबा को बहू क्यों बनाऊँगी? आपने तो उसे हाई स्कूल करवा कर घर बिठा लिया है। मेरा बेटा तो किसी पढ़ी लिखी खूबसूरत लड़की से ही शादी करेगा। आपने तो बिला वजह ही ख्वाब देखना शुरू कर दिए। मेरे शौहर ठीक कहा करते थे कि अपनी भाभी के साथ एक हद में रहा करूं, ऐसा न हो कि सबा को वो तुम्हारे गले में बांध दें। ये कहकर फुप्पी तो चली गई थी, लेकिन माँ का दिल खून के आंसू रोने लगा। पापा का जाने के बाद सारे रिश्तेदारों ने हमसे मुंह फेर लिया था। एक फुप्पो ही थी जो हमारे घर आती थी, और उनका बेटा काशिफ भी फूफो के साथ चक्कर लगा लिया करता था। उसका रवैया भी मेरे साथ और माँ के साथ इतना अच्छा था कि माँ ने हम दोनों की शादी के ख्वाब देखना शुरू कर दिए थे। लेकिन माँ को बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि वो सिर्फ दिखावे के लिए हमारी सगी बनती हैं, क्योंकि उन्हें अपने ससुराल में अपना नाम ऊंचा करना था। वो दुनिया को बताना चाहती थी कि भाई के मरने के बाद भी उन्होंने बेवा भाभी और यतीम भतीजी को बेसहारा नहीं छोड़ा, लेकिन उनके दिल में हमारे लिए ज़र्रा बराबर भी जगह नहीं थी। उस दिन के बाद से पुप्पो ने कभी हमारे घर का रुख भी नहीं किया था, और माँ को इस बात का बड़ा दुख था। मैं माँ को अक्सर ही समझाती कि आपको पुप्पो के सामने ऐसी कोई बात करनी ही नहीं चाहिए थी, लेकिन माँ बेचारी भोली भाली सी थी। उन्हें लोगों के रवैयों में छुपे दोगलेपन का अंदाज़ा ही नहीं था। इसलिए अब जब डॉक्टर फैज़ का रिश्ता मेरे लिए आया तो माँ खुश हो गई और कहने लगी, अब मैं सारे ख़ानदान को बताऊंगी कि मेरी यतीम बेटी से शादी करने के लिए डॉक्टर का रिश्ता आया है। मैंने फ़ोटो में डॉक्टर फैज़ को देखा था। वो न सिर्फ जवान थे बल्कि हैंडसम भी थे। उन्होंने डॉक्टर्स वाला कोट पहन रखा था और चश्मा भी लगा रखा था। देखने में तो बहुत ही हैंडसम और अच्छे घराने के मालूम होते थे। ऐसे रिश्ते पर माँ का खुश होना जायज़ तो था, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे दिल में अजीब अजीब से ख्याल आ रहे थे। रिश्ता पक्का हो गया था और फिर डॉक्टर फैज़ की बड़ी बहन हमारे घर आईं, और न सिर्फ उन्होंने मुझे बहुत सारे रस्म के नाम पर ज़ेवरात और कपड़े दिए, बल्कि माँ के हाथ पर 1 लाख रख कर कहने लगीं कि मेरा भाई चाहता है कि आप लोग अपनी तरफ से शादी की तैयारियां करें। माँ ने पैसे देकर शर्मिंदगी से फैज़ की बहन को वापस किए और कहने लगी कि मैंने बेटी की शादी के लिए कुछ जमा कर रखा है, इसकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन फैज़ की बहन ने माँ को गले से लगा लिया और कहने लगी, आंटी, जो पैसे आपने जोड़े हैं उससे आप अपनी ज़रूरतें पूरी कर लीजिएगा। आपकी बेटी अब हमारी है, इसलिए ऊपर उस पर होने वाला खर्चा फैज़ खुद करेगा। ये सुनकर खुशी से मेरी आंखों से भी आंसू आ गए और माँ तो मेरी किस्मत कर सदके वारी हो गई थी। माँ ने बहुत खूबसूरत से शादी के कार्ड छपवाए और खुद जाकर ख़ानदान के एक एक घर में दिए। खास पुप्पो के घर गई तो माँ कार्ड के साथ मिठाई का डिब्बा भी लेकर गई थी और महंगा सूट भी। जब माँ वापस आई तो उनका चेहरा चमक रहा था। कहने लगी,
मैंने तुम्हारी फुप्पो को कार्ड के साथ सूट भी दिया और कहा कि पहला हक तो फुप्पो का ही होता है। तुम्हारी फुप्पो तो हक्का बक्का ही रह गई और जब उन्हें पता चला कि फैज़ डॉक्टर है तो उन्हें यकीन ही नहीं आया। उनका चेहरा तो देखने लायक हो रहा था। ये कहकर माँ ज़ोर से हंसी और माँ को खुश देखकर मैं भी खुश हो गई थी। देखते ही देखते मेरी शादी का दिन आ गया। फैज़ ने मेरे लिए एक बहुत महंगा सूट और सोने के महंगे जेवरात भेजे थे। मैं जब तैयार होकर स्टेज पर बैठी तो ख़ानदान की सब औरतों की नज़रें मुझ पर ही जम गईं और फिर मैं बड़ी शान से रुखसत होकर फैज़ के साथ उनके आलीशान घर में पहुंच गई। बहुत ही खूबसूरत सा घर था और फैज़ के साथ नई ज़िंदगी की शुरुआत भी बहुत अच्छी हुई थी। लेकिन शादी के अगले दिन ही फैज़ मुझसे कहने लगे मुझे अस्पताल जाना होगा। मेरी मजबूरी है कि मुझे अस्पताल से छुट्टी नहीं मिल सकी है। मेरा काम दूसरों की ज़िंदगी बचाना है। अगर मैं छुट्टी करता हूँ तो किसी की भी जान खतरे में पड़ सकती है। फैज़ की बात सुनकर मैंने खुशी खुशी उन्हें इजाज़त दी और कहा कि मैं समझ सकती हूँ आप डॉक्टर हैं और डॉक्टर का काम कितना अहम होता है। और वो शादी के पहले दिन ही अस्पताल के लिए निकल गए। फैज़ के घर में उनकी बीमार माँ के अलावा 3 नौकर भी थे जो सर्वेंट क्वार्टर में ही रहा करते थे। घर के काम काज तीनों नौकरों ने संभाल लिया। उनकी माँ के लिए भी नर्स आती जाती रहा करती थी। मैं भी उनकी माँ की देखभाल करती और फिर इसी तरह वक्त गुजरने लगा। लेकिन हर गुजरते दिन के साथ फैज़ पहले से भी ज़्यादा बिजी हो गए। शुरू-शुरू में तो वो मुझे वक़्त देते थे मगर फिर उनके लिए मुझे वक़्त देना नामुमकिन हो गया। वो सुबह अस्पताल के लिए निकलते तो रात को लौटते। उनका कहना था कि वो सुबह अस्पताल में नौकरी करते हैं और फिर शाम को उनका अपना क्लिनिक है, इसलिए उन्हें वक़्त नहीं मिलता। रात को वो इतने थके-हारे लौटते कि बिस्तर पर गिरते ही सो जाते। हम दोनों को ठीक तरह से बात किए भी अरसा होने वाला था। एक-एक हफ़्ता गुज़र जाता था और हम सलाम दुआ से आगे बात भी नहीं कर पाते। धीरे-धीरे मैं इस बात से परेशान होने लगी थी। पूरा दिन मैं घर की चारदीवारी में खुद को अकेला ही महसूस करती थी। इसलिए मैं अक्सर फैज़ से शिकायत करती कि अब आप मुझे वक़्त नहीं देते, तो मुस्कुराकर कह देते कि मेरी नौकरी इतनी अहम है, मैं चाह कर भी वक़्त नहीं निकाल सकता और ये सब मैं तुम्हारे और अपने अच्छे फ्यूचर के लिए ही तो कर रहा हूँ। उनकी ये बात सुनकर मैं खामोश होने पर मजबूर हो जाती क्योंकि वाक़ई मेरा शौहर इतना पैसा कमा रहा था कि हमारे घर में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। मेरे शौहर ने मेरा अकाउंट खुलवा दिया था, मेरे पास बहुत पैसा था, एटीएम कार्ड था, ड्राइवर और गाड़ी भी थी। जब मैं ज़्यादा कुछ कहती तो फैज़ कहते कि तुम्हारा जहाँ दिल चाहता है चली जाओ, दिन भर घूमो फिरो और शॉपिंग करो। मैंने कभी कोई रोक टोक नहीं की और इस बात में सच्चाई भी थी कि फैज़ ने मुझे किसी बात से नहीं रोका था। जब मेरा दिल चाहता मैं गाड़ी में बैठती और अपनी माँ के घर पहुँच जाती। मुझे खुश देख कर मेरी माँ भी बहुत खुश हो जाती और गली मोहल्ले में भी अब तो सबा और उसके शौहर के चर्चे होने लगे थे। हर कोई मेरी किस्मत पर हैरान था और अब मैं खुद भी खुदा की बहुत शुक्रगुजार होती कि उसने मुझ पर बहुत करम किया कि मुझे फैज़ जैसा शौहर मिल गया था। लेकिन बस एक ही मसला था कि अब मेरे और फैज़ के बीच दूरियां बढ़ती ही चली जा रही थीं। हमारी शादी को 8 महीने होने वाले थे और मैं उम्मीद से भी नहीं हुई थी। लेकिन फैज़ के पास इतना टाइम ही कहाँ था कि हम दोनों इस मसले पर कोई बात कर पाते। एक दिन मैंने नाश्ते के टेबल पर फैज़ से कहा कि आज आप जल्दी वापस आइएगा, मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी है। तो फैज़ ने साफ इनकार कर दिया, कहने लगे कि मौसम बदल रहा है, क्लिनिक पे भीड़ बहुत ज़्यादा है, मेरे लिए जल्दी आना नामुमकिन होगा। मैंने उनका हाथ पकड़ लिया और कहा कि ठीक है, फिर आप जाने से पहले मेरी बात सुन लें। फैज़ ने मुस्कुराकर मेरी तरफ देखा और मेरे हाथ पर हाथ रखकर कहने लगे कि जान बाद में बात करना, अभी मैं जल्दी में हूँ ना। इससे पहले कि मैं कुछ और कहती उनका फ़ोन बज उठा और वो फ़ोन कान से लगाते हुए घर से निकल गए। मेरा दिल उदास हो गया था। फैज़ ने मेरी बात को गैर ज़रूरी समझा था, जबकि मैं बच्चे को लेकर बात करना चाहती थी। मेरा मूड बहुत ही ज़्यादा ख़राब था कि तभी मेरी पुरानी सहेली का फ़ोन आ गया। काफ़ी देर मैं उससे बातें करती रही। अपनी बातों-बातों में मैंने उसे बताया कि मेरा शौहर कितना बिज़ी होता है, तो वो हँसकर कहने लगी, "अगर ऐसी बात है तो फिर तू बीमार पड़ जा, तेरा शौहर मरीज़ समझकर तुझे भी टाइम दे देगा।" उसने तो ये बात मज़ाक में कही थी, लेकिन ये बात मेरे दिमाग में बैठ गई और मैं सोचने लगी क्यों ना मैं मरीज़ बनकर अपने शौहर के पास चली जाऊँ और उनसे बच्चों को लेकर बात करूँ, फिर शायद वो मेरी बात ध्यान से सुनेंगे। अगले दिन मैंने उनके ड्राइवर से कहकर क्लिनिक का पता ले लिया और सख्ती से ड्राइवर से कहा कि वो फैज़ को इस बारे में कुछ नहीं बताएगा। पहले तो ड्राइवर परेशान हुआ, लेकिन फिर मैंने उसे इत्मीनान दिला दिया और कहा कि साहब का बर्थडे है, मैं क्लिनिक पर गिफ्ट ले जाकर उन्हें सरप्राइज़ देना चाहती हूँ। मेरी बात सुनकर वो मुतमईन हो गया। शाम होते ही मैं तैयार हुई तो और अच्छी तरह नकाब लगा लिया। मैंने सोचा था पहले जाकर अपना मसला अपने शौहर को बताऊंगी और फिर जब वो कोई दवा लिख देंगे तो उन्हें अपना चेहरा दिखा दूंगी और फिर उनसे कहूंगी कि जब तक वो मुझे वक्त नहीं देंगे तब तक मैं मरीज़ बनकर उनके क्लिनिक आया करूंगी।
गाड़ी में बैठकर दिल ही दिल में ये सोच रही थी कि आज बहुत अरसे बाद सुकून से अपने शौहर से बात कर सकूंगी, लेकिन मुझे क्या मालूम था कि वहां जाने के बाद मेरे साथ क्या होने वाला था। ड्राइवर मुझे एक दूर दराज के इलाके में ले गया। मैंने हैरत से पूछा कि हम इतनी दूर क्यों आए हैं। ड्राइवर कहने लगा, हैरत साहब यहाँ गरीबों का इलाज करते हैं, वो पैसे भी नहीं लेते और ज़्यादातर लोगों को दवा के पैसे भी खुद ही देते हैं। ड्राइवर की बातें सुनकर मैं हैरान रह गई, क्योंकि ये बात तो मुझे अभी तक पता नहीं थी कि मेरे शौहर गरीबों के लिए इतनी हमदर्दी रखते थे। मैंने कभी उन्हें गरीबों के हक़ में ना ही कोई बात करते सुना और ना ही कभी उन्होंने मुझे ये बात बताई थी कि वो गरीबों का मुफ्त इलाज करते हैं। जब मैं वहाँ पहुँची तो मुझे ये देखकर हैरत हुई कि वहाँ लोगों की भीड़ लगी हुई थी और हर कोई मेरे शौहर की तारीफ़ कर रहा था। हर किसी का कहना था कि डॉक्टर फैज़ गरीब परस्त इंसान है जो गरीबों के लिए मसीहा है। ये सब देखकर मेरा सीना फ़ख्र से चौड़ा हो गया था। अपने जज्बात पर काबू पाते हुए मैंने भी टोकन लिया और लाइन में लग बैठ गई। कुछ ही देर बाद एक नर्स मेरे पास आई। उसने मेरा ब्लड प्रेशर चेक किया और फिर मालूमात लेने लगी। वो पूछ रही थी कि मैं किसके साथ आई हूँ, कहाँ रहती हूँ, मुझे क्या बीमारी है, मेरे घरेलू हालात कैसे हैं, वगैरह वगैरह। मुझे लगा कि शायद मदद करने का यही तरीका है कि पहले उस मरीज़ के बारे में मालूमात हासिल कर लेते हैं कि वो इलाज करवाने के काबिल है या फिर उसे मुफ्त का इलाज चाहिए, और फिर उसे डॉक्टर के पास भेजा जाता है। मैंने बहुत सोच समझकर नर्स के हर सवाल का जवाब दिया और ख़ुद को बिल्कुल गरीब जाहिर किया और बताया कि मेरे आगे पीछे कोई भी नहीं है और मैं अकेली ही आई हूँ। मैंने झूठ कह दिया कि मेरे माँ बाप नहीं हैं और मैं अपनी मौसी के घर पर रहती हूँ। ये सुनकर नर्स ने अफसोस किया और कहने लगी, डॉक्टर साहब बहुत अच्छे हैं, आपका फ्री में इलाज भी कर देंगे और दवाई भी दे देंगे। ये सुनकर मुझे भी बहुत खुशी हुई और फिर जब मेरा नंबर आया तो मुझे कमरे में भेज दिया गया, जहाँ मेरा शौहर अकेला बैठा था और कागज़ पर कुछ लिख रहा था। मेरे पीछे नर्स भी कमरे में आई। उसने फैज़ के हाथ में कागज़ पकड़ा दिया। उसके बाद वो वापस चली गई। फैज़ की नज़रें कागज़ पर जमी हुई थी और फिर कुछ देर बाद वो भी मुझसे मेरे घरेलू हालात और मामलात के बारे में सवाल जवाब करने लगा। और ये बात मेरे लिए बहुत हैरान करने वाली थी कि डॉक्टर होने के बावजूद उसने मर्ज़ से पहले मेरे हालात जानने की कोशिश की थी। मैंने बड़ी मुश्किल से अपनी आवाज़ बनाई और फैज़ के सवालों को जवाब देने लगी। उसे भी ये जानकर अफसोस हुआ था कि मेरे माँ बाप इस दुनिया में नहीं हैं और मैं एक बहुत ही दुख भरी ज़िंदगी गुजार रही हूँ। उसने मुझसे मेरी बीमारी का पूछा तो मैंने जानबूझकर कह दिया कि मुझे बहुत ज़्यादा चक्कर आते हैं और कमज़ोरी महसूस होती है। सोचकर तो मैं ये आई थी कि अपने शौहर से सुकून से 2 घड़ी बात करूँगी और अपना मसला उसे बताऊँगी, लेकिन यहाँ आने के बाद मुझे उसके इलाज का तरीका जानने में दिलचस्पी हो गई थी। मैं जानना चाहती थी कि वो किस तरह गरीबों के लिए मसीहा है। वो मेरा मसला सुनकर कहने लगा, ये सब तो आप शायद आपके घरेलू मामलात की वजह से है, लेकिन फिर भी कुछ टेस्ट करवाने ज़रूरी हैं। वो कहने लगा, आप जैसे मरीज़ों के लिए हमने फ्री टेस्ट का भी इंतज़ाम कर रखा है जो बिल्कुल मुफ्त है। उसने अपने कमरे से जुड़े एक दूसरे कमरे का दरवाज़ा खोल दिया। वो कहने लगा, आप यहाँ पर पहले टेस्ट करवा लें। मैंने देखा उस कमरे में एक और आदमी मौजूद था और काफ़ी सारी मशीनें भी रखी हुई थी। मैं अंदर चली गई और फैज़ वापस अपने कमरे में चला गया। उस आदमी ने मुझे देखते ही पहले मुझे एक तरफ लगे बिस्तर पर लिटा दिया और ख़ुद सिरिंज लेके मेरे पास आया। मुझे लगा कि शायद वो मेरा ब्लड लेगा और टेस्ट करेगा, लेकिन उस वक्त मुझे हैरानी हुई जब उसने मेरी आस्तीन ऊपर करने के बाद मुझे एक इंजेक्शन लगा दिया। मैंने हैरत से उससे पूछा कि ये किस चीज़ का इंजेक्शन है, तो वो कहने लगा, ताकत का इंजेक्शन है, डॉक्टर साहब ने ही लिखा है, उसके बाद मैं आपको टेस्ट शुरू करता हूँ। ये सुनकर मुझे तसल्ली हो गई कि उसने मुझे ताकत का इंजेक्शन लगाया था, लेकिन थोड़ी देर बाद मेरी आंखों के सामने का मंजर धुंधला होने लगा और जब मुझे होश आया तो मैं उस कमरे में नहीं थी, बल्कि एक छोटे से कमरे में बंद थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ हूँ और मेरे साथ क्या हुआ है। होश में आते ही मैंने चीखना चिल्लाना शुरू किया तो वही आदमी कमरे के अंदर आया और कहने लगा, शोर मचाने की ज़रूरत नहीं है, तुम शहर से बहुत दूर हो और यहाँ कोई तुम्हारी मदद करने वाला नहीं है। उसकी बात सुनकर मैं घबरा गई और पूछा कि तुम तो मेरा टेस्ट करने वाले थे, फिर मुझे कहाँ ले आए हो और क्यों लाए हो? वो हंसा और कहने लगा, आज के दौर में कौन फ्री टेस्ट करता है? डॉक्टर फैज़ और मैं दोनों मिलकर कारोबार करते हैं, तुम जैसी गरीब लड़कियों का सौदा करते हैं। जब तुमने नर्स को बताया कि तुम्हारे कोई भी नहीं है, सिर्फ तुम्हारी मौसी हैं जिन्हें तुमसे कोई मतलब नहीं है, तो डॉक्टर फैज़ ने खुद तुम्हें मेरा पास कमरे में छोड़ दिया और मुझे बता दिया कि तुम्हारे साथ क्या करना है। तुम जैसी ही बेसहारा लड़कियां बाकी गरीब मरीजों का खर्चा निकलवा देती हैं। तुम्हें बेचकर 4-5 लाख आराम से मिल जाएंगे। तुम आगे विदेश चली जाओगी और उन पैसों से कुछ हिस्सा हम गरीबों के इलाज में लगा देंगे। नेकी की नेकी हो जाएगी और कारोबार का कारोबार। ये कहकर वो ज़ोर ज़ोर से हंसा था और मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। मुझे उस आदमी की बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं आया था कि मेरा शौहर इतना घटिया नहीं हो सकता था।
एक डॉक्टर होकर वो कैसे इतना घिनौना कारोबार कर सकता था। मैंने इनकार में सर हिला दिया और कहा कि फैज़ कभी ऐसा नहीं कर सकते। वो बहुत ही अच्छे हैं और बहुत मेहनत से कमाते हैं। सुबह घर से निकलते हैं तो रात को लौटते हैं। मेरी बात सुनकर वो चौंका और कहने लगा, तुम कौन हो? और फिर मैंने रोते हुए उसे बता दिया कि मैं डॉक्टर फैज़ की बीवी हूँ। ये सुनकर वो एकदम हक्का-बक्का रह गया। पहले तो उसे यकीन नहीं आया, फिर उसके मोबाइल पर फैज़ का फ़ोन आया और न जाने उसने क्या कहा कि उसने मेरे हाथ-पाँव खोल दिए। थोड़ी ही देर बाद मेरा शौहर पहुँच गया और गुस्से से कहने लगा, तुम मेरे क्लिनिक क्यों आई थी और झूठ बोलकर मरीज़ बनने का ड्रामा क्यों किया? मैंने नफ़रत से अपने शौहर को देखा और पूछा कि अपनी बीवी के गायब होने पर तुम कितना ज़्यादा परेशान हो गए हो? क्या कभी उन लड़कियों के बारे में सोचा है जिन्हें आज से पहले तुम बेच चुके हो? मेरी बात सुनकर फैज़ खामोश हो गया और फिर कहने लगा, तुम्हें कोई गलतफ़हमी हुई है। मैं कोई ऐसा काम नहीं करता। यहाँ भी तुम्हें टेस्ट के लिए भिजवाया गया था। फैज़ को तो पता नहीं था कि उसके साथी ने सारा सच मेरे आगे उगल दिया है। फैज़ की बात सुनकर मैं ज़ोर से हँसी और कहा कि तुम्हारा सारा सच मुझे पता चल चुका है। मैं जान गई हूँ कि तुम कैसा काम करते हो। तुम्हारी मेहनत हराम के लिए, हलाल के लिए नहीं है। फैज़ ने मेरा हाथ पकड़ा और कहने लगा, फ़िलहाल यहाँ से चलो, बाकी की बात हम घर जाकर करेंगे। मैंने फैज़ से अपना हाथ छुड़ाया और गुस्से से कहा कि जब तुम मुझे बेच ही चुके हो, तो फिर किस हक़ से यहाँ से ले जा रहे हो? फैज़ ने एक थप्पड़ मेरे मुँह पर मारा और मुझे घसीटता हुआ उस जगह से निकाल कर घर ले आया। घर लाकर मुझे बिस्तर पर फेंक कर कहने लगा कि अगर क्लिनिक से बाहर निकल कर मुझे ड्राइवर नज़र ना आता तो मैं कभी पता न चलता कि तुम कहाँ गई हो। तुमने इतना बड़ा ड्रामा क्यों किया? तुमने अपनी जान खतरे में डाल दी। क्या तुम्हें इस बात का अंदाज़ा है? मैंने फैज़ से कहा कि मुझे सब कुछ सच-सच बताओ। तुम डॉक्टर भी हो या सिर्फ़ डॉक्टर होने का ड्रामा ही करते हो? मैं तो समझ भी नहीं सकती थी कि तुम गरीब लड़कियों के साथ ये सब करोगे। फैज़ ने एक लंबी सांस भरी और कहने लगा, मैं अमीर होना चाहता था और इसीलिए मैंने ये शॉर्टकट रास्ता अपनाया। मुझे पैसा चाहिए था और एक मरीज़ को देखने के बाद इतना पैसा नहीं मिलता था जितना कि एक लड़की को बेचकर मिल जाता था। इसलिए मैं इस कारोबार का हिस्सा बन गया। मुझे रोज़ाना के लाखों रुपए मिलने लगे। मुझे और क्या चाहिए था? मैंने फैज़ से पूछा, क्या तुम्हें बिल्कुल भी इंसानियत का ख़्याल नहीं आया? क्या तुम्हें उस ग क्या तुम्हें उस गरीब लड़कियों के बारे में एक बार भी नहीं सोचा? फैज़ कहने लगे कि नहीं, एक वक़्त मैं भी गरीब था और उस वक़्त किसी ने मुझ पर रहम नहीं किया था। मैं सड़कों के धक्के खाए, लोगों के जूते पॉलिश किए और फिर कहीं जाकर बड़ी मुश्किल से मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिला था। मैंने दिन-रात एक करके तालीम हासिल की और उसके बाद जब मैं किसी ओहदे पर पहुँच गया, तो लोग मेरे आगे-पीछे फिरने लगे। ये वही लोग थे जिनकी औकात मैं अच्छी तरह से जानता था। उस दिन मैंने फ़ैसला कर लिया कि मैं कभी किसी पर तरस नहीं खाऊँगा। मुझे फ़ैज़ की सोच पर अफ़सोस हुआ था। जो मुश्किल वक़्त उसने गुज़ारा था, वो उसका बदला दूसरों से लेना चाहता था। वो दूसरे जिनका कोई कसूर भी नहीं था, जिनकी बेटियाँ पाक थीं और जिन्हें वो बहुत मक्कारी के साथ बेच रहा था। मैंने फैज़ से कह दिया कि मैं और उसके साथ अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को आगे नहीं बढ़ाना चाहती। फैज़ कहने लगा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हें नहीं छोड़ सकता। लेकिन मैंने ज़बरदस्ती फैज़ का घर छोड़ दिया। उसने मुझे रोकने की हर मुमकिन कोशिश की थी, लेकिन अब मैं उस इंसान के साथ और गुज़ारा नहीं कर सकती थी। उसके घर से निकलने के बाद मैं अपने घर जाने के बजाय पुलिस स्टेशन गई थी। मैंने अपना फ़र्ज़ निभाया था और अपने शौहर के ख़िलाफ़ कंप्लेंट लिखवाई। मैं इस बात की गवाह थी कि मेरे शौहर ने किस तरह धोखे से मुझे अगवा करने की कोशिश की थी। मैं उसके इस कारोबार को बेनकाब करना चाहती थी ताकि फिर कोई गरीब लड़की उसका शिकार न बन सके। पुलिस वालों ने बड़ी हैरत से मुझे देखा और फिर मेरी कंप्लेंट लिखी। कंप्लेंट लिखवा के मैं बड़ी सुकून से होकर अपने घर लौट आई थी। मेरी माँ ने जब सब जानने के बाद मुझे अफ़सोस से देखा था। उनका कहना था कि मुझे अपने शौहर को माफ़ करके उसे सही रास्ते पर लाने की कोशिश करनी चाहिए थी, लेकिन अगर आज मैं उसे माफ़ कर देती, शायद वो कभी सही रास्ते पर नहीं आता। हाँ, मगर मेरे बिछड़ने के गम से शायद वो ठीक हो जाता, शायद पुलिस की लाठियाँ उसे ठीक कर देती या फिर पुलिस ही उसे मजबूर करती कि वो अपना गंदा काम छोड़ दे। आगे क्या होगा मैं नहीं जानती। मैं अपनी दहलीज़ पर आ बैठी हूँ। कभी-कभी पलट कर देखती हूँ तो मुझे अपनी शादीशुदा ज़िंदगी के वो खुशगवार लम्हे बहुत याद आते हैं जब मैं और फैज़ एक साथ थे। काश कि वो हलाल के रास्ते कमाता, हराम के रास्ते पे ना चलता, तो आज हम एक होते। मैं लड़कियों से यही कहना चाहूँगी कि जहाँ कहीं कुछ गलत होता देखें, आवाज़ उठाएँ, फिर चाहे आपको अपना कोई प्यारा रिश्ता ही दाँव पर क्यों ना लगाना पड़े। अगर आप दूसरी लड़कियों को महफूज़ देखना चाहती हैं, तो कुछ ना कुछ कुर्बानी तो आपको भी देनी होगी ना। मैंने भी अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को दूसरी लड़कियों की इज़्ज़त की भेंट चढ़ा दिया, तो क्या मैंने ठीक किया या नहीं? ये मुझे आप लोग कमेंट्स करके बताइएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं एक ऐसी दिलचस्प कहानी के साथ। तो बने रहिए मेरे चैनल पर। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा।
यहाँ आपको ऐसी अच्छी और दिलचस्प कहानियाँ मिलती रहेंगी। तो आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और अपनी राय भी दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।